Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. Welcome to my channel. My name is Rai Noor. आज के लेक्चर में हम ECAT टेस्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे और इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि FSC मैथ पार्ट 1 जो है बुक 1 पर लेक्चर्स चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक पार्शियल फ्रैक्शन तक जो है वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएं। तो इसमें मैं बेसिकली एंटी टेस्ट को फोकस कर रहा हूँ और इसमें जो भी मटेरियल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये स्पेशली जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी तैयारी के लिए है। हेडिंग तो वैसे मैंने ECAT टेस्ट प्रिपरेशन दी है, लेकिन ये वाला सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये नस्ट प्यास GK यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एप्लीकेबल हैं, यानी कि आपको उसमें हेल्प करेंगी तैयारी में। तो ये सारा जो मटेरियल है ये मैंने अपना पास पेपर से डिज़ाइन किया गया है, बाकी स्टूडेंट्स के फीडबैक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर जो है वो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज़ और इसकी टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं। और इसको क्योंकि अब हमने एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो मेन चीज़ें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि सीक्वेंस क्या होती है। आप इसको सिंपल मीनिंग में ये समझ सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स या उसको एक पैटर्न में लिखा हो, एक सिमेट्री में लिखा हो या ऑर्डर में एक तरतीब में लिखा हो तो वो एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो सीक्वेंस की जो बेसिकली डेफिनेशन है बुक के ऊपर वो लिखी है कि अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी थोड़ा इसको हम एक्सटेंड करके बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो मैंने नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस कर लिया, तो आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेसिकली वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह लें या पॉजिटिव इंटीजर्स कह लें, एक ही बात है। अब सीक्वेंस के अंदर टर्म्स होती हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, AN nth टर्म। तो इसको सीक्वेंस को जो है वो आप AN इस तरह ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। अब सीक्वेंस को जनरल फॉर्म में लिखा तो F सच दैट Z पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स इसकी डोमेन है और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो तो उसको हम रियल सीक्वेंस कहते हैं, और अगर रेंज जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसको कम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये है जी सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। अब इससे रिलेटेड जो है वो MCQ भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज़ अ सबसेट ऑफ, अल्फ़ा ऑप्शन है नेचुरल नंबर, बीटा ऑप्शन है रियल नंबर, चार्ली ऑप्शन है इवन नंबर्स, डेल्टा ऑप्शन है ऑड नंबर्स। तो इसकी अल्फ़ा ऑप्शन आएगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी डोमेन है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज रेंज इज़ सबसेट ऑफ, अल्फ़ा ऑप्शन नेचुरल नंबर, बीटा ऑप्शन सेट ऑफ इंटीजर्स, चार्ली ऑप्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और डेल्टा ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? रियल नंबर्स, क्योंकि सीक्वेंस की जो रेंज है वो इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। ओके, अब जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है वो डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ 0, 2, 6, 14, 30 इज़। अब यहाँ पर आप देखें तो इसका जो कोई पैटर्न जो है वो या इसको तरतीब जो है वो देखें कि क्या बन रही है। तो मैं अब ये रेज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो ये जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। देखें जी, 0, 2, 6, 14 और 30, इसके बाद कौन सी टर्म आएगी? अब जैसे मैं लिख रहा हूँ 0 + 2 2 है, फिर 2 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 6 है, तो 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14 है, यानी कि इसका 2 टाइम्स जो है वो बढ़ता जा रहा है।
इसी तरह 14 में 16 ऐड करेंगे तो आ रहा है 30। तो अब आप बता सकते हैं कि 30 में मैं 16 का डबल यानी कि 32 ऐड करूँगा तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमें मिल जाएगी जो कि 62 है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली। बात फॉलो करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय -1 की होल पावर n प्लस 1 की होल पावर n ओवर 2। तो ये बेसिकली इसकी ये जनरल एक्सप्रेशन है, इन nth टर्म कह लें चलें आप। तो इसमें अब हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो सीक्वेंस है उसकी डोमेन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सही है। अब यहाँ पर आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3, तो फिर हमें सीक्वेंस जो है वो मिल जाएगी। अब n की जगह में मैं जब 1 पुट करूँगा तो -1 की पावर 1 रहेगा और 1 की पावर 1 जो है 1 रहेगा, यानी कि -1 प्लस 1 ओवर 2 तो 0 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। फिर मैं n की जगह पे जब 2 पुट करूँगा तो -1 की पावर 2 जो है वो +1 आ जाएगा और 1 की पावर 2 जो है ये +1 ओवर 2 तो 1 आ जाएगा। 0 1 यानी कि अल्फ़ा और चार्ली ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब 0 1 दो टर्म्स आ गई बीटा ऑप्शन के लिए। अब थर्ड टर्म भी हम चेक कर लेते हैं। तो n की जगह पे 3 पुट करें, -1 की पावर 3 -1 रहेगा और 1 की पावर 3 +1 आएगा। तो -1 +1 ओवर 2 तो ये भी 0 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म 0 आ रही है, सेकंड टर्म 1 आ रही है, थर्ड टर्म फिर 0 आ रही है, तो फोर्थ टर्म भी 1 ही आएगी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगी बीटा बिट। समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से ये सीक्वेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाए। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज 6.1 जो है उसके सारे क्वेश्चंस आप करें। उसके लास्ट क्वेश्चन जो के जो 4 पार्ट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो बाकी 6.1 जो है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आप प्रैक्टिस के लिए खुद करिएगा। बाकी आप चलते हैं जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म का फार्मूला है वो है an = a1 + n-1 × d। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है बेसिकली वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं वो d = an-1 होता है। ओके, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को और n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली डिफरेंस सेम होता है, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 5 15 25 35 एंड सो ऑन। तो देखें इसमें जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। हर नेक्स्ट टर्म जो है वो 2 ऐड करने से बन रही है। यहाँ पर हर नेक्स्ट टर्म जो है वो 10 ऐड करने से बन रही है। तो ये है जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके बेटा। अच्छा, अब प्रोग्रेशन और उसके बाद सीक्वेंस में भी कुछ फ़र्क है। सीक्वेंस की टर्म्स में ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंस सेम हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें कोई ना कोई पैटर्न होगा, किसी पैटर्न से किसी तरतीब से वो नंबर्स लिखे होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लाजमी बात है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो 10 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एवरी प्रोग्रेशन मस्ट बी आ सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस मे और मे नॉट बी आ प्रोग्रेशन। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा 0 2 6 14 30, तो ये सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, पहले 2 है फिर 4 ऐड हो रहा है फिर 8 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में एक वाज़ेह फ़र्क है जो कि मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये कॉलम जो है मैं सारा रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन एन AP A5 = 13 एंड A17 = 49, 10 A13 टर्म आपने फाइंड करनी है। अब जैसे देखें इस तरह का क्वेश्चन जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आप क्या करते हो,
A5 को लिखेंगे a प्लस 4d इज इक्वल टू 13, इसको लिखोगे a प्लस 16d इज इक्वल टू 49। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके a और d फाइंड करोगे और फिर a13 इज इक्वल टू a प्लस 12d, तो a और d की वैल्यू पुट करके आप जो है वो 13 टर्म फाइंड कर लोगे। ऐसे ही करते रहे हम लोग। अब आपने ऐसे नहीं करना। अब जो है मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमारे पास है A5 इज इक्वल टू 13 एंड A17 इज इक्वल टू 49। सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला, या आप ये टर्म्स माइनस करो, 49 माइनस 13 और 17 माइनस 12 कर दें, 17 माइनस 5 कर दें। जो टर्म्स दी हुई हैं उसका डिफरेंस और डिवाइड बाय उसके जो सब्सक्रिप्ट में लिखें टर्म्स 17 माइनस 5, तो ये देखें ये बन जाएगा 36/12। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3 बेटा। ओके, अब हमने फाइंड करना है A13 टर्म हमने फाइंड करनी। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 13 लिखो पहले, प्लस कॉमन डिफरेंस लिखो, कॉमन डिफरेंस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 टर्म, इस टर्म से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो ये 13 लिखा, प्लस 13 में से ये माइनस करो 5, 13 माइनस 5 8 इनटू कॉमन डिफरेंस यानी कि 3, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 36। ऐसे ही है। अगर मैं 36 इसकी जो है वो 37 इसकी करेक्ट ऑप्शन है बीटा। अब 13 टर्म के लिए अगर मैं इधर से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो लिखूंगा पहले मैं 49 प्लस 13, इसमें से आपने 17 को माइनस करना है। जैसे यहाँ पर 13 में से 5 को माइनस करके लिखा था 8, इसी तरह यहाँ पर आपने 13 में से 17 को माइनस करना है, तो यह आ जाएगा -4 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, तो यह आ जाएगा बेटा 49 माइनस 12 तो 37। तो इसका भी आंसर 37 और 37 दोनों तरह से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है बेटा बीटा बनती है। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये मैं रेस कर देता हूँ, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज m-2n, m-n, m एंड सो ऑन। तो 11th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a1 जो है वो m-2n है। ओके, और कॉमन डिफरेंस जो है वो m-n माइनस m-2n। इसको सॉल्व कर लें बेटा। m-n माइनस m प्लस 2n, m से m कैंसिल हो गया, 2n माइनस n। तो 11th टर्म जो है a11 a प्लस 10d आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a1 लिख लें या a लिख लें, एक ही बात है। m-2n प्लस 10 और d की जगह पे n लिखा, तो ये आ जाएगा m प्लस 8n, m प्लस 8n बेटा इसका आंसर है, यानी कि चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जी। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ अल्फ़ा बीटा आर 6th एंड 3nth टर्म्स ऑफ एन एपी, जैसे यहाँ पर ये 5th टर्म है, ये 17th टर्म है, यहाँ पर ये 6nth टर्म जो है वो अल्फ़ा है और 3nth टर्म जो है वो बीटा है ऑफ एन एपी, देन कॉमन डिफरेंस इज़। कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस का जो जनरल फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कि आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि am माइनस an ओवर m माइनस n। ठीक है बेटा, ये फार्मूला जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पर आप देखें तो d में सबसे पहले जो है वो अल्फ़ा माइनस बीटा 6nth माइनस, यानी कि 6n और 3nth टर्म है, ओवर उनका जो है वो 6n माइनस 3n का डिफरेंस। तो अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 3n, तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है।
अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूँ तो इस तरह से है कि A6N जो है ना बेसिकली अल्फ़ा है और A3N जो है वो बीटा है। अब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर इन दोनों का डिफरेंस, तो 6N माइनस 3N, तो अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 3N। ओके, तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। ओके बेटा, अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करें, तब तक मैं ये रेज करता हूँ, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी कुछ समझ आ रहा है आपको? देखिएगा, लिखा हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स 100, 104, 108 एंड सो ऑन, और 3 डिजिट नंबर्स लास्ट में जो कौन सा आएगा जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये आ जाएगा 996। ओके, 1000 से पहले 1000 तो 4 डिजिट नंबर है, हमने 3 डिजिट नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं वो फाइंड करने हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है AP की nth टर्म का फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अगर मैं n सेपरेट करूँ तो AN माइनस A1 और n माइनस 1 इंटू डी, और AN माइनस A1 ओवर D इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू AN माइनस A1 ओवर D प्लस 1। तो ये जो फार्मूला है बेसिकली ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला हमने बना लिया। जैसे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। AN क्या है? लास्ट टर्म nth टर्म, A1 क्या है? फर्स्ट टर्म, और D है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखें लास्ट टर्म क्या है? 996 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 100, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 और प्लस 1। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 896 ओवर 4 प्लस 1, इसको सॉल्व करें 2, 2, 4 प्लस 1, तो 225 जो है इसका आंसर है 225। तो चार्ली ऑप्शन इसकी बेटा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि AP की nth टर्म से ही हमने नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला लगा लिया। n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ओके बेटा, अब चलते हैं जी अर्थमेटिक मीन पे। अर्थमेटिक मीन बेसिकली जो है वो एवरेज है बिटवीन 2 नंबर्स कह लें, बिटवीन n नंबर्स भी आप फाइंड कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन। ओके, और अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर्स हों, सही है, 10 नंबर्स दिए हों, आप उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में कहा कि बेसिकली अर्थमेटिक मीन जो है वो एवरेज है, ऐसा ही है। अब यहाँ पर हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो है अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दोनों नंबर्स को आप ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये अर्थमेटिक मीन है। बुक के मुताबिक AN इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन AN माइनस 1 एंड AN प्लस 1, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उन दोनों का सम जो है उसको, कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं सॉरी, 2 टर्म्स हैं उनके सम का हाफ जो है वो AN है। अब इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा देखिएगा। जैसे हमारे पास है जी टर्म्स 3, 6, 9, 12। अब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, A1, A2, A3 और A4। यहाँ पर आप देखें तो A2 जो है वो A1 प्लस A3 डिवाइड बाई 2 बनता है, 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 6 आता है A2। और इसी तरह अगर जैसे ये A2 है तो ये AN है, तो इसमें से एक कम कर दो AN माइनस 1 और इससे एक ज़्यादा कर दो N प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यही वही फार्मूला बनता है। अगर मैं N लिखता हूँ तो इससे एक कम कर दो N माइनस 1, इससे एक ज़्यादा कर दो N प्लस 1 ओवर 2। तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक मीन बेसिकली मिडल वैल्यू जो है बिटवीन 2 नंबर्स वो अर्थमेटिक मीन होता है। ओके, अब ये मैंने साथ में एक कुछ रिजल्ट लिखे कि जो सेकंड टर्म है बेसिकली वो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। अर्थमेटिक मीन को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं।
A3 जो है वो A2 के इक्वल होगा, A4 जो है वो A3 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। तो इससे एक जनरल जो है फार्मूला बन जाता है कि AN इज इक्वल टू A कैपिटल AN-1। ओके बेटा, ये तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी। अब क्वेश्चन देखें तो इफ़ देयर आर 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5 देन 4th अर्थमेटिक मीन इज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, तो ये मैं आपको करवाता हूँ। देखिएगा, इफ़ देयर आर 6 अर्थमेटिक मीन्स, 6 अर्थमेटिक मीन्स हों बिटवीन 2 नंबर्स 2 and 5, तो उसमें से सिर्फ 4th अर्थमेटिक मीन बताएं। अब आपकी बुक पर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 6.3 के, उसमें वो ये कहता है कि बिटवीन 2 नंबर्स आप 4 अर्थमेटिक मीन्स निकालें, 5 अर्थमेटिक मीन्स निकालें, 8 अर्थमेटिक मीन्स निकालें। कोई स्पेसिफिक वो अर्थमेटिक मीन नहीं पूछता, ऐसे ही है। लेकिन एंटी टेस्ट में वो कोई एक अर्थमेटिक मीन भी पूछ सकता है। 2 and 5 के दरमियान जितने मर्जी अर्थमेटिक मीन वो पूछ सकता है। अभी उसने टोटल कहे हैं 6 अर्थमेटिक मीन्स हैं 2 and 5 के दरमियान, और उन 6 में से जो 4th अर्थमेटिक मीन है वो बताएं। तो इसका बेटा एक फार्मूला है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N इंटू B माइनस A ओवर कैपिटल N प्लस 1। यहाँ पर ये जो n है, स्मॉल n, ये है स्पेसिफिक, यानी कि 4th अर्थमेटिक मीन पूछ सकता है तो हम n की जगह पे 4 लिख देंगे। 3rd अर्थमेटिक मीन पूछता है तो स्मॉल n की जगह पे हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर जो कैपिटल N है ये है टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। जैसे यहाँ पर 6 जो है वो टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स है। अब बेटा ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं इस पर, तो देखिएगा हमने 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो स्मॉल n की जगह पे 4, ये A है ये B है, बिटवीन A एंड B A की वैल्यू 2 है। अब n स्मॉल n की जगह पे आ जाएगा 4 इंटू B की जगह पे हम लिख देंगे 5, A की जगह पे 2 और कैपिटल N। टोटल यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं, तो ये आ जाएगा 6 + 1, तो ये आ जाएगा 2 + 5 - 2 3 4 12 डिवाइड बाय 7, एलसीएम लिया 14 + 12/7 तो 26/7, ये आ जाएगा 4th अर्थमेटिक मीन। इसी तरह वो 5th अर्थमेटिक मीन भी पूछ सकता था, 6th अर्थमेटिक मीन भी पूछ सकता था। ठीक है जी, तो आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, ये फार्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली बनेगी 26/7। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 अर्थमेटिक मीन्स बताएं बिटवीन 8 and 20 आर। तो आपने 8 और 20 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन्स बताने हैं। तो आप डायरेक्ट जो है ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व करना है। देखिएगा, अब 8 और 20 के दरमियान आपने 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, और ऑप्शंस में देखें तो 3 नंबर्स ही दिए हुए हैं क्योंकि 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने थे। ओके, अब देखें अल्फ़ा ऑप्शन जो है इसके शुरू में आप 8 लिख दो, 10, 14, 18 और लास्ट में 20 लिख दो। क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है? 10 - 8 करें 2, 14 - 10 करो 4 आता है, फिर 4 और फिर लास्ट में 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, ऐसे ही है। बीटा ऑप्शन देखो 8, 11, 14, 17 एंड 20, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 3 फिर 3 ऐड हो रहा है, तो ये AP है। तो इसका ये मतलब है कि ये 8 और 20 के दरमियान जो 3 अर्थमेटिक मीन्स है ना वो ये हैं 11, 14 एंड 17। तो ऑप्शन से भी आप आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो प्लग इन मेथड इसको बोलते हैं। तो बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। अब चार्ली ऑप्शन क्यों रॉन्ग थी वो भी बता देता हूँ। जैसे 8,
12, 16, 20 और फिर 20, तो देखें कॉमन डिफरेंस 4 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, लेकिन लास्ट वाली दोनों टर्म्स सेम आ गई 20, 20, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। सही है, तो ये इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रही। ओके, तो 12, 16 और 20 जो है वो इसके अर्थमेटिक मीन नहीं होंगे 8 और 20 के दरमियान। बात फॉलो कर रहे हैं आप? लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 एंड 4? -18 और 4 के दरमियान आपने 3 अर्थमेटिक मीन्स बताने हैं। तो ये भी इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप 12.5 पहले लिख लें -18 और फिर बाद में 4 लिख लें, इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये डेसिमल में आ रहे हैं तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ये वाला फार्मूला लगाते हुए। ये वाला फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा A1 बिटवीन -18 एंड 4 है तो -18 प्लस 1 इंटू 4 माइनस बी। A एंड B है ना, B माइनस A है, तो 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा ओवर 3 अर्थमेटिक मीन्स तो 3 प्लस 1, टोटल अर्थमेटिक मीन 3 है। इसको सॉल्व कर लें। -18 प्लस 18 प्लस 4 कितना हुआ 22, डिवाइड बाय 4 करो तो ये आ जाएगा 11/2। 11/2 को करें तो 5.5, तो इसमें से माइनस करो तो -12.5। कैलकुलेशन थोड़ी जो है वो फास्ट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा ऑप्शन भी नहीं है, चार्ली भी नहीं है। ओके, अल्फ़ा ऑप्शन भी नहीं है। ओके, अब जैसे मैं इसको और परेशान करने के लिए यहाँ पे जो है वो माइनस लगा लेता हूँ, -12.5, तो अब अल्फ़ा बिल्कुल नहीं है। अब मज़ीद जो है सेकंड अर्थमेटिक मीन के लिए मैंने लिखा A2, तो -18 A की वैल्यू प्लस N की वैल्यू 2, ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एंड 4 B माइनस A है तो 4 माइनस इंटू -18 करेंगे तो 4 प्लस 18 हो जाएगा ओवर 3 प्लस 1, तो -18 प्लस 18 प्लस 4 22, 22 2 आर 44, 44 ओवर 4 11 आ जाएगा और -18 प्लस 11 जो है वो -7 आ जाएगा। यानी कि अब हमारे पास बीटा ऑप्शन बन रही है, अब चार्ली भी नहीं है। ओके, अब थर्ड अर्थमेटिक मीन के लिए थर्ड भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन जो है उसने लिखा है कि अर्थमेटिक मीन कांट बी फाउंड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, तो डेल्टा ऑप्शन में भी, तो इसलिए हमें थर्ड अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है। तीनों अर्थमेटिक मीन जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसमें देखें बेटा -18 प्लस n, स्मॉल n की जगह पे 3 लिखेंगे, 4 प्लस 18 आ जाएगा उसी तरह से ओवर 3 प्लस 1, तो -18 प्लस 18 प्लस 4 22, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 किया 66 डिवाइड बाय 4 -18, तो ये आ जाएगा 33 डिवाइड बाय 2 करें, 33 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, ये बन जाएगा 16.5, ये आ जाएगा 16.5, तो इसको आप माइनस करें तो -1.5, -1.5, तो बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बात फॉलो करें। तो जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी कि इस तरह से आसान आपको नज़र ना आ रहा हो, नंबर्स डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, तो फिर आपने इस फार्मूले की हेल्प लेनी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का, यानी कि स्पेसिफिक अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का ये फार्मूला है। अब कुछ और क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए बेटा, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हैं, वो हम कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सम ऑफ 9 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड 17 इज। तो अल्फ़ा ऑप्शन है 140, बीटा ऑप्शन है 144, चार्ली ऑप्शन है 150 एंड डेल्टा ऑप्शन है 160। ओके,
इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a की पावर n-3 प्लस b की पावर n-3 ओवर a की पावर n-4 प्लस b की पावर n-4 may be arithmetic mean between a and b। अल्फ़ा ऑप्शन है n इज इक्वल टू 1, बीटा ऑप्शन है n इज इक्वल टू 0, चार्ली ऑप्शन है n इज इक्वल टू 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है n इज इक्वल टू 4। ओके, देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखते हैं कि सम ऑफ 9 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड 17। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास अगर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an हो, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स हो, ठीक है, शायद आपको सही नज़र नहीं आ रहा, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an, तो ये इक्वल होगा na। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ओके, बिटवीन टू नंबर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू a प्लस b ओवर 2, ऐसा ही है। अब आप 15 और 17 का अरिथमेटिक मीन लो और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 इंटू 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 17 32 डिवाइड बाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 9 करें तो कितना बनेगा, ये मेरा ख्याल है 144। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा बनेगी, ऐसे ही है। सम ऑफ 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड 17 होता, तो 20 इंटू 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली ये फार्मूला जो है NA, ये आपने याद रखना है। ओके, अब चलते हैं जी इस क्वेश्चन पे। ये 6.3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गालबन 6 है। तो बोर्ड के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एंटी टेस्ट में तो ना शॉर्ट क्वेश्चन है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट MCQs हैं। तो इनको ये MCQ सोल्व करने का क्या तरीका है। अब जैसे यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, तो आपने सिंपल जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर में जो भी लिखा है उसको इज इक्वल टू जो है वो आपने कर देना है 0 कर देना है, ऐसे ही है, बिल्कुल मैं कंफर्म कर रहा हूँ। इसको आपने इज इक्वल टू 0 कर देना है। अरिथमेटिक मीन के लिए पावर में जो भी लिखा हुआ है n-4, उसको इज इक्वल टू 0 करें तो n की वैल्यू 4 आ गई। ओके, अब ये आपने ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, n यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। अगर यही क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन के लिए आ जाता, यानी कि आप देखें अरिथमेटिक मीन के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया, ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और अगर यही क्वेश्चन हार्मोनिक मीन के लिए आ जाता। आपकी बुक पे ये 3 क्वेश्चन है, 6.3 में एक क्वेश्चन है, 6.7 में है और उसके बाद 6.10 में है। अरिथमेटिक मीन में बेटा ये क्वेश्चन आता तो हम जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसको इज इक्वल टू 0 लिख लेते, तो n की वैल्यू जो है वो 4 आ जाती। ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आता तो n-4 इज इक्वल टू -1/2 लिखते, और हार्मोनिक मीन में ये क्वेश्चन आता तो n-4 इज इक्वल टू हम -1 लिखते, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते तो आंसर आ जाता। जैसे अरिथमेटिक मीन के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो n की वैल्यू 4 आई है। ओके, और यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ। और ज्योमेट्रिक मीन का ये क्वेश्चन अगर होता तो n-4 इज इक्वल टू -1/2, तो 4 -1/2, तो n की वैल्यू 7/2 आ जानी थी। ओके, और अगर ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन होता तो n-4 इज इक्वल टू -1, तो -1 + 4, तो n की वैल्यू 3 आ जानी थी। तो ये तीनों MCQ अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर जो 1 है चैप्टर 6 से रिलेटेड ये कंप्लीट होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चंस, आगे चलेंगे हम इसके सम की तरफ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम, फिर फर्दर आगे जो है ना लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा।
इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी डिस्कस करें। अब जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में ई कैट टेस्ट प्रिपरेशन का फ़ोल्डर बना हुआ है और जिसमें कमो बेश अभी तक कोई 45 वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वो आपको बड़ा हेल्प करेंगी बेटा। उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ई कैट से रिलेटेड पेपर्स भी पड़े हुए हैं, उसकी थ्योरी भी, उसकी लेक्चरिंग पड़ी हुई है, तो वो आप पढ़िएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो आपको जो है ना इससे बड़ी हेल्प होगी। तो अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।